आदर्श शिक्षा समिति की ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आप सबका स्वागत है। ठीक है, आज हम व्यवसाय अध्ययन के अंदर 11वीं कक्षा के व्यवसाय अध्ययन के अंदर हम टॉपिक पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक वही है व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य के अंदर पहला टॉपिक था व्यापार और वाणिज्य का इतिहास। मैंने उस समय थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ाया था, आज हम डिटेल में पढ़ लेंगे होता क्या है। ठीक है, तो देखो इसमें लिखा हुआ है किसी क्षेत्र का आर्थिक, देखो व्यापार और वाणिज्य का इतिहास मतलब सबसे प्राचीन समय में व्यापार और वाणिज्य का इतिहास कैसा रहा था उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उस इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं एक बार। ठीक है, इतिहास क्षेत्र का किसी क्षेत्र का आर्थिक एवं वाणिज्यिक विकास उसके प्राकृतिक परिवेश पर निर्भर करता है। यह सबसे मुख्य पॉइंट है। कहने का अर्थ क्या है, आप किसी देश की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, वहाँ पर कैसा धन, कैसी खेती हो रही है, औद्योगिक क्षेत्र कैसा है, सेवा क्षेत्र क्या है, उसका जानकारी हमको कैसे मिलेगी, उसके प्राकृतिक परिवेश से मिलेगी। अगर उसका प्राकृतिक परिवेश अच्छा है उस देश का तो क्या होगा, वहाँ पर अर्थव्यवस्था भी कैसी होगी और व्यापारिक कार्य भी कैसे होंगे, अच्छे होंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है, यह भारतीय उपमहाद्वीप जिसका विस्तार उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी तक था। ये तीन जगह बताई, कहाँ बताया, एक तो हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। देखो उत्तर में हिमालय, हिमालय से क्या होते थे, वहाँ से एशियाई देशों के लिए एक व्यापारिक रास्ते खुल गए थे। फिर दक्षिण में हिंद महासागर से समुद्री मार्ग खुल गए थे और बंगाल की खाड़ी से भी समुद्री मार्ग। इन तीन जगहों से व्यापारिक मार्गों के लिए बहुत अच्छा कारण, नेपाल और चीन और की तरफ से भी व्यापारिक मार्ग खुल गए थे, एशियाई देशों की तरफ से भी क्या हो गए थे, व्यापारिक मार्ग खुले हुए थे। इसलिए प्राकृतिक परिवेश ऐसा इतना शानदार था भारत का, भारतीय उपमहाद्वीप का, कि व्यापार और वाणिज्य का इतिहास बहुत ही शानदार रहा है। क्या क्या हुआ इसमें, तो देखो इन व्यावसायिक मार्ग जिन्हें लोकप्रिय रूप से रेशमी राह कहा जाता था, इनको क्या कहा जाता है, रेशम की राह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा व्यापारिक कार्य होते थे और यहाँ से व्यापारिक क्रिया करना बहुत ही ज़्यादा सुलभ था। इसलिए इन राहों को क्या कहा जाता है, रेशमी राह कहा जाता है। आज भी इन राह को क्या कहा जाता है, रेशमी राह कहा जाता है। आज भी हमारे सबसे बड़े बंदरगाह इन्हीं जगहों पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी और इन पर बंदरगाह स्थित है जहाँ से हम व्यापारिक कार्य करते हैं। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, भारत से सामान्य मसाले के व्यापार में उपयोग में किए गए पूर्व और पश्चिमी मार्गों को जोड़ने वाले समुद्री मार्गों को मसालों मार्ग के रूप में भी जाना जाता है। तो जो समुद्री मार्ग थे, जो पूर्व में और पश्चिम में जो समुद्री मार्ग थे भारत के, वो मसाले मार्ग को कहा जाता है। मसाला मार्ग क्यों कहा जाता था उनको, मसाला मार्ग इसलिए कहा जाता था, कहने का मतलब क्योंकि वहाँ से हम मसालों की विदेशों में मसालों का निर्यात बहुत आसानी से कर सकते थे, इसलिए इनको मसाला मार्ग के नाम से भी जाना जाता था। आज वो नहीं कहते, पर पहले इनको मसाला मार्ग कहा जाता था। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट, प्राचीन काल में व्यापार और वाणिज्य ने भारतीय उपमहाद्वीपों को आर्थिक जगत में एक महान निर्यातक केंद्र बना दिया। मतलब पहले जो प्राचीन काल में भारत पूरे विश्व में निर्यात का कार्य करता है, अनाज है, मसाले है, अन्य कई प्रकार के वस्त्र है और शिल्प कला ये देते थे, इसलिए इसको क्या क्या सबसे बड़ा महत्वपूर्ण या महान निर्यातक केंद्र बना दिया था। किसको, भारत को निर्यातक केंद्र बना दिया था। फिर आगे क्या हुआ, प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार भूमिगत, सामुद्रिक और अंतर्देशीय व विदेशी व्यापार और वाणिज्य ही था। मतलब सबसे ज़्यादा भारत में क्या होता था उस समय, भारत की अर्थव्यवस्था इतनी प्रमुख क्यों थी, इसलिए प्रमुख थी क्योंकि हमारे पास एक तो भूमिगत मार्ग थे, फिर समुद्री मार्ग उपलब्ध थे, अंतर्देश यानी देश के अंदर भी बहुत सारे मार्ग, व्यापारिक मार्ग उपलब्ध थे और विदेशी व्यापारिक मार्ग भी उपलब्ध थे। तो कुल मिलाकर हमारे पूर्ण रूप से सक्षम थे, हमारे पास हर प्रकार के मार्ग उपलब्ध थे और व्यापार करने के लिए हम सब सक्षम देश के रूप में हम उभरे हुए थे। इसलिए भारत में व्यापार करना सबसे अच्छा माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि भारत को सोने की चिड़िया कहने के पीछे कारण क्या था, कि भारत में सभी प्रकार से सुविधाएं उपलब्ध थी, हमारा प्राकृतिक परिवेश बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं, भारत में पूर्व में कई व्यापारिक केंद्र बने और नई नियमों प्रणालियां बनी। फिर क्या हुआ, भारत में कई व्यापारिक केंद्र भी बनाए गए, छोटे छोटे केंद्र बने, कई नियम प्रणालियां शुरू हुई। ये नियम प्रणालियां शुरू हो गई जिससे क्या व्यापार करने में आसानी हो। फिर सामान्य आर्थिक व्यवस्था भी बनी, छोटी छोटी धन से संबंधित व्यवस्थाएं बनी, उसमें मापन में एकरूपता आई, माप को एक कर दिया, 1 किलो 2 किलो इसके माप बना दिए। फिर
मुद्रा के लिए रूप में सिक्कों का प्रचलन शुरू। पहले सोने चांदी है ना, तुम एक पहला वस्तु विनिमय चलता था, ठीक है, वस्तु के बदले में वस्तु देते थे, वो चावल देता था, वो गेहूं देता था, वो शक्कर देता था, वो दूध देता था, इस तरह से कामकाज चलता था। पर अब क्या हो गया, एक रुकता ला ली, मापन में शुरू कर दिया, साथ साथ में सिक्कों का प्रचलन भी शुरू कर दिया, ठीक है। फिर नई व्यापारिक गतिविधियां व बाजारों का भी निर्माण हुआ। धीरे धीरे क्या हो गया, भारत में कई व्यापारिक बाजार भी बनने और नई गतिविधियां भी शुरू हो गई, जिससे क्या होगा, व्यापार करना अच्छा हो गया। ये हमारे भारत के व्यापार और वाणिज्य का इतिहास है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही शानदार। कल हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है हमारा, कल का नेक्स्ट टॉपिक है विदेशी बैंकिंग प्रणाली के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है भैया।